बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद स्टैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। यह है हमारी पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग कोर्स की क्लास 10। और इस क्लास में मैं आपको एग्जैक्टली करके दिखाऊंगा कि आप अपनी फेसबुक कैंपेन को कैसे लॉन्च करते हो, कैसे स्टार्ट करते हो। पिछली क्लास में हमने मुख्तलिफ मटेरियल बनाने के बारे में देखा था, ऐड इमेज, ऐड कॉपी राइटिंग। जब ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने अपनी कंपेन को लॉन्च करना है फेसबुक ऐड पर। तो इस क्लास में मैं आपको एग्जैक्टली करके दिखाऊंगा कि आपने कैसे कंपेन को सेटअप करना है और क्या क्या ऑप्शन ज़रूरी होते हैं सेल्स लेने के लिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐड की स्ट्रेटजीज बताऊंगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप आइडियल बजट कैसे सेट कर सकते हो। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आपने कंपेन को कब रोकना है और कब उसे स्केल करना है। कैसे आपको अंदाजा होगा आपकी जो कंपेन है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। है ना। हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, किसके अंदर हम अपनी पहले फेसबुक की जो कंपेन है उसे सेटअप करना सीखते हैं। तो मैं अपनी क्रोम की स्क्रीन की तरफ आ जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास ऑलरेडी जो है आपके फेसबुक का बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर आपने बना लिया होगा या आपके पास मौजूद होगा ओल्ड। ठीक है, ये सारा सेटअप आप पहले कर चुके होंगे, यानी कि हमारी पिछली जो क्लास थी, यस्टरडे की क्लास है समझो, उसमें हमने ये चीज़ें ही बताई है और उसके लिहाज से मैंने आपको गाइड किया था। तो आपके पास ये सब चीज़ें होंगी, आपका फेसबुक का बिजनेस पेज, आपका बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर, पिक्सल आपका सेटअप होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी सेटअप होंगी, उसके बाद आप कंपेन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने एड मैनेजर को लॉग इन करना है। ठीक है, अपने एड मैनेजर पे आ जाएंगे आप। जो आपका एड मैनेजर है जिसके जरिए आपका पिक्सल कनेक्टेड है, जिससे आपका पेज कनेक्टेड है और आपके पेमेंट वगैरह सब कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, अब सिर्फ नेक्स्ट स्टेप जो आपको रहता है वो है कंपेन बनाना। यहाँ तक कम सेटअप आपका पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से क्रिएट करते हैं कंपेन को। तो सिंपली आपको यहाँ से भी ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन जब आप एक दफ़ा कंपेन बना देंगे तो ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपने यहाँ सिंपली ये क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। एक चीज़ आप जहन में रखें कि कुछ लोग जो है ना एक गलत चीज़ को फैला रहे हैं। ठीक है, उनकी खुद की या तो कम इल्मी है या वो जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन वो एक गलत चीज़ फैला रहे हैं कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी, मेरे नज़रों से सामने से आई, तो ज़्यादा कोई ऑथेंटिक फेसबुक एक्सपर्ट नहीं था। फीमेल थी लेकिन एक्सपर्ट नहीं थी। तो उसने मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई और मैंने वो वीडियो देखी, क्योंकि उसकी जो थंबनेल था वो बड़ा ज़बरदस्त था। ठीक है, कि 90% एडवर्टाइजर क्यों फेल हो जाते हैं फेसबुक एड्स के ऊपर। ठीक है, फिर उसने जो बातें कही ना, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो क्या गलती कर रही है। अब जो एक नया पर्सन है उसके लिए वो जो है ना एक लॉजिकल स्टेप लगेगा। ठीक है, तो वो क्या थी, एक मिस्टेक समझ लें, एक मिथ समझ लें जो लोग फैला रहे हैं कि आपका अगर न्यू स्टोर है, आप बिल्कुल न्यू है, तो पहले आपने अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस बनानी होगी, अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। ठीक है, जब अवेयर होंगे लोग तो सेल आएगी। अगर अवेयर ही नहीं होते तो फिर जाहिर सी बात सेल भी नहीं आती। ठीक है, तो उसके लिए उस जो लोग गाइड कर रहे हैं ना, न्यू न्यू एडवर्टाइजर टाइप के बंदे जिनकी एक्सपीरियंस इतना नहीं है, वो अवेयरनेस को जो है ना कहते हैं कि पहले अवेयरनेस कैंपेन चला दो, उसके बाद ट्रैफिक चलाओ। ऐसे आपको जो पिक्सल है ना वो ऑप्टिमाइज होगा। ठीक है, तो एक चीज ये जहन में रख लें, हम स्टार्ट में हम इस स्टेज से गुजरे हैं, बिल्कुल जो बिगिनर लेवल होता है ना ऐड का, उस वक्त हम इस स्टेज से गुजरे हैं कि हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते थे पहले, फिर ट्रैफिक। ठीक है, बाद में पता चला कि असल वजह क्या है कि हमें सेल नहीं आ रही है, हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, टाइम ज़ाया हो रहा है। आपको फेसबुक एल्गोरिथम का पता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि वो जो क्रिएटर जो भी था या थी, उसको एल्गोरिथम काम कैसे करता है वो ही नहीं पता। फेसबुक एल्गोरिथम एक एआई लर्निंग मशीन है। ठीक है, तो उन वो इस अंदाज में डिज़ाइन है, आपको जो ऑब्जेक्टिव आपकी है, जो गोल आपको है, आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो वो उसके लिहाज से आपको कस्टमर्स को टारगेट करता है।
ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये अवेयरनेस स्टेज को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैंने अवेयरनेस स्टेज को अगर सिलेक्ट किया है, तो आप फेसबुक का एल्गोरिथम को क्या मैसेज आ रहा है, फेसबुक के एल्गोरिथम को मैसेज आ रहा है कि जो मैं पर्सन है ना वो अवेयरनेस से लिहाज से टारगेटिंग कर रहा है। तो वो ऐसे सारे रैंडम लोगों को जिसकी उसके पास कोई डाटा नहीं है कि उसने लास्ट 90 डेज में या शायद 30 डेज में या 7 डेज में कोई ऑनलाइन परचेज की है, वो सबको दिखाएगा। ठीक है, वो कोई चीज़ नहीं देखेगा कि उसने परचेज की थी नहीं की थी, हिस्ट्री थी या नहीं थी। जो आपको टारगेट ऑडियंस है वो सबको अवेयरनेस बस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा। ठीक है। तो आपकी ऑडियंस नहीं आती, वो एक जनरल ऑडियंस आ रही होती है, उनको सिर्फ नजर आ रहा होता है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग चीजें नहीं होती। ठीक है। ट्रैफिक में क्या करेगा, ट्रैफिक में वो ऐसे लोगों को दिखाएगा जो लोग क्लिक करते हैं लेकिन बाय नहीं करते। ठीक है, वो सबको वो उस ट्रैफिक के अंदर डाल देगा। ठीक है, हमें कौन से लोग चाहिए, हमें चाहिए वो लोग जिसका पास फेसबुक के पास डाटा है कि ये लोग मोस्टली परचेज करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, उसकी लास्ट 90 डेज के अंदर उसके पास कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। ठीक है, उसको प्लस वो हमारी ऑडियंस में भी मैच कर रहा है। तो वो डाटा सारा फेसबुक के पास है। अब जो ऑब्जेक्टिव उसको देंगे वो उस ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ही ऑप्टिमाइज करेगा। तो अवेयरनेस स्टेज खास तौर पर कभी भी आपने स्टार्ट में ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के लिए इस कंपेन को नहीं चलाना। ठीक है, ये है बड़े बजट्स के लिए जिनका गोल ऑनलाइन सेल करना नहीं होता, अपने ब्रांड की अवेयरनेस होती है। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके ब्रांड के बारे में पता चल जाए, रिकॉल बिल्ड हो जाए उनकी। ठीक है, कि 2-3 दिन तक उनको जहन में रहे। ठीक है, ये बहुत चीप फायदे साबित होते हैं, यानी कि अगर वो आपको मिसाल के तौर पर $1 क्लिक $1 में मिल रहा है, तो ये चंद सेंट के अंदर आपकी इंप्रेशन जा रहे होंगे, हजारों लाखों में आपकी रीच चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत चीप होता है और स्पीड में वो बस जनरल दिखा रहा होता है। तो कभी भी अवेयरनेस या ट्रैफिक या इंगेजमेंट की तरफ ना जाएं। जो आपकी ऑब्जेक्टिव है आपने उसी पे फोकस रखना है। ठीक है, हमारी ऑब्जेक्टिव है सेल्स, तो हम उस सेल्स के ऊपर फोकस रखेंगे। अब ये चीज उन नए क्रिएटर्स नए एडवर्टाइजर्स को बेचारों को नहीं पता कि जब हम सेल्स करते हैं ना तो हमें रीच भी मिल रही होती है, हमें इंप्रेशंस भी मिल रहे होते हैं। ठीक है, हमें ट्रैफिक भी मिल रही होती है। लेकिन हम फेसबुक को एल्गोरिथम को बता देते हैं कि हमारा मेन गोल है क्या। ठीक है, हमारा मेन गोल है कि हम उसको बता दें ताकि वो उसके लिहाज से ऑप्टिमाइज करता जाए बाद में। ठीक है, तो लॉजिकल लोगों को इसलिए लगता है कि ठीक है जी, पहले अवेयरनेस फैलानी होगी, लाखों लोगों को पता होगा, तो बाद में जब हम परचेज की कंपेन चलाएंगे तो फिर उसमें से चंद लोग बाय कर लेंगे। ठीक है, तो ये लॉजिकल लगता है उनको, लेकिन ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। आपको फेसबुक का जो एल्गोरिथम है उसको समझना होगा। कोई भी एड एड के प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, टिकटॉक है, ठीक है, गूगल है, कोई भी है, उनका एक एल्गोरिथम है और वो उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही फोकस रखता है जो आप उसको देते हो। ठीक है, तो ये बाइंग एक्शन के अंदर आपने ये बाइंग टाइप के अंदर आपने एक्शन ही रखना है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट। उसके बाद सेल्स की तरफ आ जाना है। सेल्स ऑब्जेक्टिव को आप सिलेक्ट करेंगे, हमारा गोल जो है वो है सेल, हमें अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर सेल चाहिए। ठीक है, तो आपने इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। तो ये हमारी कंपेन क्रिएट हो जाएगी। ये मैं अपने लास्ट में बता चुका हूँ कि हम एक कंपेन होती है, उस कंपेन के अंदर काफी सारे एड सेट बनाए जा सकते हैं, उस एक एड सेट के अंदर काफी सारे ऐड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर फेसबुक आपको जो है ना सजेशन देता है कि एडवांटेज प्लस शॉपिंग कंपेन सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो उसमें काफी सारे ऑप्शन वो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, आपको बस आखिर में ऐड बनाने का दे देगा, बाकी सब कुछ वही सिलेक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं करना, आपने स्टार्ट करना बिल्कुल भी। आपने मैनुअल सेल्स कंपेन की तरफ आना है। फिर चाहे वो आपको रिकमेंड करे ना करे, वार्निंग दे, एरर दे, कुछ भी दे, आपने मैनुअल सेल्स कंपेन की तरफ आना है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है कि हम उसको बताएंगे हमें किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या बजट है, सारी जो सेटिंग है वो हमारे कंट्रोल में हो, ना कि फेसबुक के। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे 3 स्टेप्स बन गए। पहला है हमारा सेल्स कंपेन, दूसरा सेल्स एड सेट, ये तो नाम है, सेल्स जो है न्यू सेल्स ये नाम है। तो ये कंपेन लेवल, उसके बाद एड सेट लेवल। अच्छा, आप ये चीज़ बताएं मुझे, मेरी जो स्क्रीन है वो नज़र आ रही है ना सबको, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा झटका लगा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें समझनी है कि सेल्स आपकी सेल्स कंपेन, ठीक है, सॉरी, कंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड लेवल। इस वक्त ये ब्लू जो एरिया है इसका मतलब ये है कि हम कंपेन लेवल पर है। ठीक है, तो कंपेन लेवल में क्या क्या सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने इस कंपेन का नाम रखना है। कंपेन का नाम जो है ना आप मुख्तलिफ समझो हिंट के तौर पे रख सकते हो। कंपेन का नाम वैसे इतना ज्यादा अहम वो नहीं होता, तो मैं न्यू सेल्स कंपेन है तो मैं ऐसे रख सकता हूँ, टेस्टिंग सेल्स कंपेन रख सकता हूँ।
ठीक है, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं जहन में मैं वो नाम रख दूंगा, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इस कंपेन में किस ऑब्जेक्टिव किस गोल के लिए से मैंने ऐड चलाए थे। ठीक है, तो नाम आप रख लें कोई भी कंपेन का। उसके बाद आपने और किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना। ठीक है, यहाँ पर ये ऑलरेडी आपने एक्शन और कंपेन ऑब्जेक्टिव सेल्स सिलेक्ट कर लिया हमने, तो हम इनको नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड का इसने ऑप्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, अगर ये ऑन हो गया हो तो इसको आप ऑफ कर दें। ठीक है, फिलहाल इसका क्या काम होता है, ये आपकी शॉपिफाई के ऊपर जितने प्रोडक्ट ना उसकी एक कैटलॉग बन जाती है कॉमर्स मैनेजर में, जो हमने ऐप से इंस्टॉल किया था ना, उससे ऑटो क्रिएट हो जाती है। तो आपके सारे प्रोडक्ट इस कैटलॉग में होते हैं। तो एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड में एंड के अंदर हम कैटलॉग ऐड चलाएंगे, जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट डायनेमिकली प्रमोट हो रहे होते हैं। तो ये अभी हमने नहीं करना। ठीक है, स्टार्ट में ये स्ट्रैटेजी नहीं की जाती, तो ये ऑफ कर देना आपने अगर ऑन हो जाए तो आपकी। उसके बाद नेक्स्ट है एडवांटेज कंपेन बजट। ठीक है, इसको हम सीबीओ भी कहते हैं। कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक कंपेन है हमारी। ठीक है, ये कंपेन लेवल है, इसमें हम अगर इसको ऑन करता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर ही बजट बता सकता हूँ कि मेरे ओवरऑल कंपेन का बजट कितना है। ये मुझे जो सजेस्ट कर रहा है आपके सामने, ये मुझे तकरीबन 23 लाख प्लस सजेस्ट कर रहा है। 23 लाख भी नहीं, सॉरी, 2 करोड़ 31 लाख शायद, पता नहीं कितना सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कंपेन का बजट समझाना सिर्फ ये है कि कंपेन अगर हम यहाँ पे बजट रखते हैं डेली का, तो इसका मतलब ये है कि इस कंपेन के अंदर जितने भी एड सेट होंगे, वो 2 हो 3 हो 10 हो 50 हो, ठीक है, उन सब का बजट यही है एक जो आपने दे दिया है। ठीक है, तो इस बजट वो क्या करेगा, वो 10 ऐड हैं तो 10 के 10 पे वो स्पेंड करेगा। फिर जैसे उसके बाद कुछ डाटा आएगा तो वो फिर क्या करेगा कि जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है सिर्फ उसी के ऊपर स्पेंड करेगा, जो परफॉर्म सही नहीं कर रहा उस पर स्पेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो सिर्फ बेस्ट परफॉर्मिंग एड जो फेसबुक को लगेंगे, बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट है उनके ऊपर स्पेंड करेगा, बाकियों को वो ऑलमोस्ट जीरो कर देगा। ठीक है, यानी कि अगर एक 3 एड सेट है उसमें एड सेट नंबर 2 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो एड सेट नंबर 2 को तो वो सारा बजट देगा, ज्यादा से ज्यादा बजट देगा। बाकियों को वो या तो ऐसा हो सकता है कि 100 में से 90 उस विनिंग एड सेट को दे दे, बाकी सबको 10 डिवाइड कर दे बाकियों का। ठीक है, तो ये कभी कभार स्ट्रेटजी अच्छी होती है, कभी नुकसानदह होती है, लेकिन आपने स्टार्ट में फिलहाल सीबीओ की तरफ मत जाएं। मैं आगे एड स्ट्रेटजीज में भी हम डिस्कस करेंगे, तो उस वक्त फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है ना सीबीओ कंपेन चलाएंगे या एबीओ कंपेन चलाएंगे। सीबीओ का मतलब है कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि इस जगह पे ऐड लगाए बजट लगाएंगे। और एबीओ का मतलब है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस जगह पे ऐड के हर ऐड को बजट देंगे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको मैं ऑफ रहने दूंगा। उसके बाद ए बी टेस्टिंग एक एडवांस चीज़ है, उस बाद में होती है, स्टार्ट में नहीं होती। इसमें टेस्टिंग के लिए से आप ट्राई कर सकते हैं इसको। तो जब ये चीज़ आपकी हो जाएगी, तो फिर आपने ये नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, यानी कि हम कंपेन लेवल से अब एड सेट लेवल पर आ जाएंगे। ठीक है, एड सेट लेवल पे अब हम आ गए, ये कंपेन लेवल तो हमारा, ये हमारा एड सेट लेवल है। तो एड सेट लेवल पे जब आप आ जाएंगे, तो यहाँ पर अपने एड सेट का नाम रखना है। इसकी जो ज़्यादातर हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक टेम्पलेट्स या नेमिंग कन्वेंशन भी कहते हैं इसको हम, टारगेट ऑडियंस के लिहाज से। ठीक है, कि टारगेट ऑडियंस हो गई, फिर उसके बाद हम जो हमारे ऑडियंस की डेमोग्राफिक है, जैसे मेल फीमेल एज ग्रुप, उसको डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसकी जो टोटल वॉल्यूम बन जाता है उसको डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि मेल फीमेल डाल दिया, सिर्फ हिंट देने हमने, बस याद दहानी के लिए। तो मैंने हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लस प्लस डाल दें बेशक, या लाइनें डाल दें, आपके ऊपर है, स्लैश डाल दें, कुछ भी डाल दें। बस मेन चीज़ है आपको याद रहे कि आपने क्या ऑडियंस टारगेट किए यहाँ पे। ठीक है, मैंने मिसाल के तौर पर कर दिया 18+, ये भी हम आगे जाके मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने उसके बाद जो मेरी ऑडियंस का साइज है, मिसाल के तौर पर ये 39 मिलियन है, तो मैं वो लिख दूंगा। ये एक आम यूज में बस हिंट देना है, ताकि हमें याद रह जाए कि हमारी ऑडियंस कितनी है। यानी कि एक कंपेन इस एड सेट में हमने टारगेट क्या किया है। ठीक है, टारगेट ऑडियंस प्लस उसकी कुछ डिटेल्स और कहानी, बजट भी डाल सकते हैं इसके अंदर आप, और चीज़ें भी डाल सकते हैं हिंट के लिए, जो भी आप यहाँ दहानी करना चाहें। तो ये उस वक्त फायदेमंद होती है जब आपके बहुत सारे ऐड सेट हो, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है उन्हें अरेंज करना। ठीक है, तो ये नेम रखने के बाद आपने नेक्स्ट कन्वर्जन के अंदर आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी वेबसाइट सिलेक्टेड हो। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर हमें सेल चाहिए, यानी कि हमारी शॉपिफाई स्टोर है, हम उस शॉपिफाई स्टोर के ऊपर सेल चाहते हैं, तो हमारा वो स्टोर सिलेक्टेड होना चाहिए। वो सिलेक्टेड हम आगे कर लेंगे, लेकिन हमारी वेबसाइट सिलेक्टेड हो, ये बाकी जो ऑप्शन है कन्वर्जन लोकेशन के, वो आपने नहीं करना है, आपने वेबसाइट को करना है।
उसके बाद परफॉर्मेंस गोल में आप ये चीज़ देख लें कि आपका ये मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन सिलेक्टेड हो। ठीक है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन आपकी ये सिलेक्टेड हो। बाकी और कुछ भी आपने नहीं करना। इसमें आपको कुछ और ऑप्शन मिलते हैं। वो ऑप्शन क्या मिलते हैं कि ये देखें कि यहाँ पर मैक्सिमाइज, इसके बाद आता था मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन्स। ठीक है, ये थोड़ा सा और एडवांस चीज़ है इसके बाद, लेकिन उससे भी लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई सेल हो एक्स्ट्रा। ठीक है, और आपकी जो है ना काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन हैं, आप स्टार्ट में इसकी तरफ नहीं जाएंगे। आपने ये ऑप्शन बेस्ट है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। उसके बाद उधर जो गोल है वो लैंडिंग पेज व्यूज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग पेज व्यूज़ दिलाना, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स क्लिक दिलाना, रीच और इंप्रेशन दिलाना। ठीक है, तो ये कोई भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है सेल्स के लिए। अगर मेरा गोल सेल्स है तो हमने गोल्स के ऊपर ही फोकस रखना है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मेरा अकाउंट नया है और इसमें अभी पिक्सल का कोई जो है ना डिटेक्ट नहीं हो रहा उसका एड मैनेजर के अंदर, तो जो हमारा आपके सूरत में ये होगा कि आपका पिक्सल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, जो आपने पिक्सल कनेक्ट किया था ना अपने, सॉरी इसके साथ, यार ये शॉपिफाई के साथ, तो पिक्सल आपका यहाँ पर नजर आना चाहिए आपको। ठीक है, पिक्सल सेम वही पिक्सल सेलेक्ट करना है जो आपकी शॉपिफाई से कनेक्टेड है। कभी कभार गलती हो जाती है, अगर किसी के पास एक से ज़्यादा पिक्सल है तो वो नुकसान उसे हो जाता है, और वो सही से सही पिक्सल सेलेक्ट नहीं कर रहा होता, यानी कि कंपेन किसी और वेबसाइट पे जा रही है, पिक्सल किसी और वेबसाइट का अटैच हो जाता है। तो पिक्सल आप चेक कर लें अच्छे से आईडी वगैरह, कि पिक्सल आपका सही कनेक्टेड हो। ठीक है, आपके यहाँ कन्वर्जन सिलेक्टेड हो, उसके बाद यहाँ पे पिक्सल सही अंदाज में कनेक्टेड हो। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी तरफ अभी नहीं जाना स्टार्ट में, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, कि आप बता रहे हैं उसको कितना आपका बजट है, यानी कि मिसाल के तौर पर आप करेंगे 200 रुपये में हमें सेल चाहिए, तो आप गोल दे दो इसको 200 रुपये में सेल चाहिए हमें। तो स्टार्ट में ये चीज़ें नहीं करनी होती। आप बिल्कुल बिगिन स्टार्ट कर रहे हैं, नई कंपेन है आपकी, आपके पास कोई डाटा नहीं है, नया स्टोर है, नया पिक्सल है, तो इस सूरत में आप इस सिचुएशन की तरफ नहीं जाएंगे। आपने इसको ऐसे ही इम्पिटी रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर डायनामिक क्रिएटिव का ऑप्शन है, ये बाद में गायब होने वाला है। आगे जाके ये फ्लेक्सिबल एड फॉर्मेट के लिहाज के नाम से रहेगा, अगले लेवल के अंदर आपको मिलेगा। तो इसमें होता ये था कि फेसबुक को हम इख्तियार दे देते थे कि ये हमारी सारी ऐड क्रिएटिव है, इमेजेस हैं, 4 इमेजेस हैं, 4 हमारी ऐड कॉपी राइटिंग है, वीडियो है, वो सारी हमने फेसबुक को दे दी एक ही दफ़ा। हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे इसको। सारी हमने फेसबुक को दे दिया। फेसबुक हर पर्सन, जो भी डायनामिक, जो भी टारगेट ऑडियंस है, उस टारगेट ऑडियंस के लिहाज से जो एक सिंगल पर्सन है, उसका जो भी डाटा फेसबुक के पास है उसके लिहाज से वो सारी इमेजेस को चेंज करके उसके बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। यानी किसी का हेडलाइन उठा देगा, किसी की टैग प्राइमरी टैग्स उठा लेगा, किसी की इमेज लगा देगा, एक नया एड सेट बना के उसको दे देगा। ठीक है, यानी कि हम फेसबुक को सारा इख्तियार दे देते हैं, इसके अंदर डायनामिक ऑप्शन बन जाता है फिर ये। तो इसको ऑफ रहने दें आप स्टार्ट में। उसके बाद आ जाते हैं डेली का बजट। ठीक है, ये बजट के ऊपर हम आगे स्ट्रेटजीज में डिस्कस करेंगे। तो फिर उसके लिहाज से वो जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा बजट की, उसके लिहाज से आप यहाँ पे कोई भी डेली बजट रख लेंगे। तो मैं वहां पर जब डिस्कस करूंगा तो फिर आपको ये बजट का ऑप्शन समझ में आ जाएगा कि आपने कितना बजट रखना है। इसके अंदर मिनिमम $1 बजट रखा जा सकता है पर डे का। यानी कि अभी 200 मिसाल के तौर पर 77 रुपये चल रहे हैं आज का जो डेट है उसके ऊपर। तो मैं 278 तक जो है ना, इसे 279 दिखा रहा है मिनिमम, यानी कि इसकी जो डॉलर की वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये 279, अगर $1 279 का है तो मैंने उसको 280 कर दिया, तो ये कंपेन चल जाएगी। ठीक है, $1 में कंपेन रन की जा सकती है। तो मैं अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, हम बाद में बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको बजट कम हो ना, ठीक है, तो ये इस तरह के एरर देना शुरू कर देता है कि आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ इसका एक आइडिया होता है, तो इसके ऊपर फोकस नहीं करना होता कि अब आपको ये एरर आ रहा है तो अब आप कंपेन ना चलाओ, ये बजट बढ़ा दो। आपको जो बजट है आपने वही रखना है, इसको जो भी एरर देना देते रहे। ठीक है, ये सिर्फ एक सजेशंस होती हैं फेसबुक की तरफ से। उसके बाद स्टार्ट डेट, जिस दिन आप ये कंपेन बना रहे हैं ये उस दिन की ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर आपने फ्यूचर में क्रिएट करना है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने कहते हैं सोमवार से शुरू हो, तो आप फिर वो डेट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो डेट और वो टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एंड डेट अगर रखना चाहें तो रख लें, वरना डेली के अंदर ये होता है कि डेली बजट जो हमने दिया है उसको, तो हम जब हमने बंद करना होगा 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, हम मैनुअली उसको बंद कर सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, स्टार्ट में डेली बजट दे दें आप, उसके बाद जब भी बंद करना है आपने बंद कर लें, और आप कुछ भी इसके अंदर ना करें। उसके अलावा बजट शेड्यूलिंग आपने नहीं छेड़ना इसको, आपका जो बजट है बस उसी पे फोकस रखना है आपने। इसके अलावा इसकी आपको मैंने वैसे फुल एक कंप्लीट कोर्स दिया फेसबुक ऐड का, उसमें ये सारे एक एक ऑप्शन को डिटेल में कवर किया हुआ है।
यहाँ पे मैं सिर्फ जो बेस्ट ऑप्शन है आपकी कंपेन के लिहाज से, सेल्स के लिहाज से, मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा, बाकियों को मैं साथ साथ इग्नोर भी करता जाऊंगा। ठीक है, जो फायदेमंद चीज होती है हमने उस पर फोकस रखना है। तो ऑडियंस, उसके बाद हमारे ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस कंट्रोल का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसने ऑटोमेटिक क्या कर दिया, एडवांटेज प्लस ऑडियंस सेट कर दिया है हमारे लिए। ठीक है, कि फेसबुक कह रहा है कि हम, मुझे दे दो सब कुछ, मैं खुद ही देखूंगा कौन सा पर्सन आपके लिए बेस्ट है, उनको मैं ऐड दिखाऊंगा और ऑप्टिमाइज करता जाऊंगा जैसे जैसे सेल आएगी, डाटा आएगा। ठीक है, तो ये फेसबुक अभी हमें कह रहा है, लेकिन इसमें जो कुछ चीजें आप कर सकते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। लोकेशन आप कैसे चेंज करेंगे, इसको आप एडिट करेंगे। जिस कंट्री में आप टारगेट करना चाह रहे हैं, आप उस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी अकाउंट है बेशक, आप यूएसए में भी टारगेट कर सकते हो, आप किसी भी दुनिया की कंट्री में टारगेट कर सकते हो फेसबुक के ऊपर। ठीक है, तो आप यूनाइटेड स्टेट में करना चाहते हो तो आप उसको यहाँ पे सर्च कर लें। और जो कोर्स है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो कोर्स भी लाजमी करें। ठीक है, तो मैंने ये यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान, ही अगर रिमूव करना है तो मैं यहाँ से पाकिस्तान की लोकेशन को रिमूव कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि अब मेरा जो ऐड है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के ऊपर ही, जो लोकेशन है उसी में रन करेगा। ठीक है, उसके अलावा ये किसी पे रन नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपनी लोकेशन को, जो भी आपकी टारगेट कंट्री है, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप जो है ना, यहाँ पे एडवांटेज ऑडियंस को इसका ना कुछ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं कि हम डिफरेंट एड सेट, अगर हमारा बजट सही है तो हम डिफरेंट एड सेट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक एड सेट हमने ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस का बना दिया, और बाकी एड सेट जो है ना, मिसाल के तौर पर वो डिफरेंट टारगेटेड ऑडियंस के बना दिए। तो ये स्ट्रेटजीज पॉसिबल हो सकती हैं, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने एडवांटेज प्लस ऑडियंस का एड सेट बनाना है तो फिर आप इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, वरना आप क्या करें, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे को सिलेक्ट कर लें। ये आपको यार देगा कि आपको 30% सजेशंस हैं, और अपनी टूल है उसका, एल्गोरिथम का, जो फोकस करता है कि सारा इख्तियार उसके पास होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना स्पीड में पैसे खर्च कर सके। तो अब जब मैंने उसको ओरिजिनल पे आ जाऊंगा ना, तो फिर हमारे पास और ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, एज हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जो भी हम एज रखना चाहते हैं हम एज सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिट करेंगे, आपको एज के ऑप्शन मिल जाएंगे। जेंडर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका जो है ना एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिलते हैं। आप डेमोग्राफिक के बिहाफ पे भी टारगेट कर सकते हो, इंटरेस्ट के बिहाफ पे, बिहेवियर्स के बिहाफ पे। तो मैं ब्राउज करता हूँ तो ये तीनों सेक्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और सर्च करेंगे तो आपको अपनी ऑडियंस, सर्च ऑडियंस भी मिल जाएगी। सही है। अब ये डेमोग्राफिक क्या है, यानी कि उसके एज, जेंडर, ठीक है, उसके एजुकेशन सिस्टम, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं डेमोग्राफिक्स के अंदर, वो आपको मिल जाती हैं। एजुकेशन, फाइनेंशियल, पेरेंट्स हैं या नहीं है, रिलेशनशिप स्टेटस, वर्क स्टेटस, तो ये सारे डेमोग्राफिक में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंटरेस्ट में आते हो तो इंटरेस्ट में जाहिर सी बात है, उस पर्सन की जो सर्च हिस्ट्री है, उसकी जो फेसबुक की हिस्ट्री है, उसकी जो डाटा है उसके पास, फेसबुक के पास, उसके लिहाज से वो अंदाजा लगाता है कि ये पर्सन इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो इंटरेस्ट बेस पे टारगेटिंग हो जाती है उसमें। यहाँ आपको उसकी मेजर कैटेगरी मिल जाएंगी, पर आप सर्च करके खुद इंटरेस्ट डाल सकते हो। इसके अलावा बिहेवियर्स, उसकी जो ऑनलाइन एक्टिविटी है, ये काफ़ी ताकतवर चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर अब आप देखें, आपको एक ऑप्शन मिलता है परचेज बिहेवियर का। ठीक है, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि इसको बता सकते हो फेसबुक को कि मुझे टारगेटिंग में ऐसे लोगों को टारगेट करो जो इंगेज शॉपर हैं। ठीक है, जो मोस्टली बाय करते रहते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो हम इस लोगों को टारगेट कर सकते हैं। सही है, अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ ऐसे लोगों को हमारा ऐड दिखे जो मोस्टली परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब फेसबुक को हमने इशारा दे दिया कि ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो इंगेज शॉपर हैं, जिनकी रिसेंट एक्टिविटीज 30 डेज की, 90 डेज की वो देखेगा, जो डाटा होगा उसके लिहाज से वो टारगेटिंग करेगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको ऑफ कर रहा हूँ। मैं इस वक्त इंटरेस्ट की बिहाफ पे कर रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, फिर आप टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं, तो आपकी जो ऑडियंस साइज है वो बहुत नैरो हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा नैरो नहीं करना, कोशिश करें कि आपकी ऑडियंस साइज 1 मिलियन, 2 मिलियन प्लस हो। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में अगर ये 2 मिलियन से कम हो जाएगा तो मैं फिर इसको भरआउट कर लूंगा। ठीक है, अब ये मेरी एक ऑडियंस ऐड हो गई है बिहेवियर की बुनियाद पे, इंगेज शॉपर की। अगर मैं इंटरेस्ट करना चाह रहा हूँ, अब आप देखेंगे आपका प्रोडक्ट किस बिहाव पर है, आपका ऑडियंस किस बिहाव पर है। तो मैं अपनी जो हमारा स्टोर था जिसको हम टारगेट करेंगे, नेक्स्ट वीक हम रन करेंगे, वो मैं ओपन कर लेता हूँ, विज किड वाला। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जिस प्रोडक्ट को मैं टारगेट करने वाला हूँ, जो आपको नेक्स्ट वीक भी देखने को मिलेगा, उसके लिहाज से हम रिजल्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट्स नहीं डाले हुए, लेकिन ये इस प्रोडक्ट को समझो हम टारगेट करेंगे। तो अब आप देखेंगे इसकी ऑडियंस वगैरह मैं जाहिर सी बात है पहले मैंने निकाली हुई है, और
आपकी जो ऑडियंस है आप पहले निकाल चुके होंगे, नो योर कस्टमर वाली जो वर्कशॉप है, उसका मेन गोल ये है कि आप उसको देख के ऑडियंस निकाल लें। ठीक है, अब मुझे ऑडियंस पता है जो मेरी जो प्रोडक्ट है वो ऐसे लोग बाय करेंगे जिनके जो है ना बच्चे हैं छोटे। ठीक है, यानी कि 3 साल से लेकर 2-3 साल से लेकर 10-11 साल 12 साल के जो जिनके बच्चे हैं वो बाय करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ ना ब्राउज में जाऊंगा तो डेमोग्राफिक में मुझे पेरेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो डेमोग्राफिक के अंदर मुझे ये पेरेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑल पेरेंट्स के अंदर ही देखें आपको सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। पेरेंट्स अप टू 12 मंथ्स, यानी कि 1 दिन के बच्चे से लेकर 12 महीने के जिनके बच्चे हैं उनको टारगेट कर सकते हो। उसकी ऑडियंस साइज भी दिखा रहा है आपको। उसके बाद जिनके जो है ना 18 से 26 साल की उम्र है जिनके बच्चों की, जिनकी 3 से 5 है, 9 से 12 हैं, 6 से 8 हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट एज ग्रुप दिखा रहा है। या फिर मैं ऑल पेरेंट्स करूंगा तो ये सारे जितने भी हैं बस सारे पेरेंट्स आ जाएंगे जो शादीशुदा हैं जिनके बच्चे हैं, उस जो डाटा फेसबुक के पास है वो सारा आ जाएगा उसके पास। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा नैरो नहीं कर रहा फिलहाल। अब आप देखें कि मैंने इसको टारगेट किया है। तो ये एंगेज शॉपर और पेरेंट्स ऑल का ऑप्शन है, तो अभी मेरे 85 मिलियन 83 मिलियन तक ऑडियंस है, यानी कि अभी ये काफ़ी ब्रॉड ही है। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप और चीज़ समझें कि फेसबुक के अंदर फिजिक्स वाले शायद ज़्यादा आसानी से समझ जाते हैं। फेसबुक के अंदर ना दो रूल होते हैं, एक होता है और रूल, और रूल, और दूसरा होता है एंड रूल। ठीक है, और यानी कि या रूल और रूल। ठीक है, उर्दू के अंदर। तो इसका मतलब अभी जो हमें सिलेक्ट किया हुआ ये है ओ सॉरी या रूल। ठीक है, सॉरी और रूल, यानी कि आप फेसबुक जो टारगेटिंग करेगा वो किस बिहाफ पे करेगा कि जो लोग इंगेज शॉपर हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं और जो लोग पेरेंट्स हैं उनको भी टारगेट कर सकता है, या फिर इन दोनों को मिक्स को भी टारगेट कर सकता है। ठीक है, ये है या रूल और रूल। ठीक है, ये भी और ये भी दोनों। उसके अलावा अगर मैं इसको मैं और जो है ना ज्यादा डिफाइन फर्दर डिफाइन करता तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि डिफाइन फर्दर पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर अब ये एंड रूल लग गया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं बताऊंगा कि भाई मेरा जो ऑडियंस है वो इंगेज शॉपर भी हो और पेरेंट्स भी हो, तो फिर इस सूरत में मैं इधर से पेरेंट्स को निकाल दूंगा। ठीक है, और इस तरह डाल दूंगा पेरेंट्स को। अब मैं सर्च कर लेता हूँ जरा उधर से सिलेक्ट करने के बजाय। ठीक है, तो अब आप देखें ये पेरेंट्स के मेरे पास वो सारे सर्च के अंदर ऑप्शन आ रहे हैं। मैंने ये पेरेंट्स सेलेक्ट कर लिया डेमोग्राफी के लिहाज से। ठीक है, और ये मेरी ऑडियंस ऐड हो गई। अब यहाँ पे रूल लगा है और का। ठीक है, यानी कि इंगेज शॉपर भी हो पर्सन जिसको टारगेट कर रहे हैं हम, और उसकी डेमोग्राफिक जो है ना वो पेरेंट्स भी हो। ठीक है, पेरेंट भी हो और इंगेज शॉपर भी। अब ये दोनों ऑडियंस जब मैच करेंगे फिर उन लोगों को दिखाएगा फेसबुक। ठीक है, हर किसी को नहीं दिखाएगा कि अगर ये इसमें आता है तो इसको दिखा दिया, इसमें आ रहा है तो इसमें दिखा दिया, नहीं। अब वो दोनों को मैच करेगा। ठीक है, कि उसकी इंगेज शॉपर भी होना चाहिए और पेरेंट्स भी होना चाहिए, फिर ये दोनों जिस जो पर्सन मैच कर रहा है उसको वो ऐड दिखाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक पर्सन है ए। ठीक है, वो पेरेंट तो है लेकिन वो इंगेज शॉपर नहीं है। ठीक है, दूसरा पर्सन है बी जो पेरेंट भी है और इंगेज शॉपर भी है। तो वो ए को ऐड नहीं दिखाएगा, बेशक वो पेरेंट है लेकिन वो इंगेज शॉपर है नहीं है तो उसको नहीं दिखाएगा। लेकिन जो बी है वो इंगेज शॉपर भी है और पेरेंट भी है तो वो उसको ऐड दिखाएगा। ठीक है, इस रूल के अंदर अगर आप इन सारी ऑडियंस इसी के अंदर डालते हो तो वो सारी जो है ना रूल लग जाते हैं और रूल। ठीक है, ओ रूल। तो उसके अंदर क्या होगा कि वो अगर एक पर्सन पेरेंट है लेकिन इंगेज शॉपर नहीं है, वो पेरेंट की फाइंड उसको मिल गई ऑडियंस वो उसको दिखा देगा। और एक पर्सन इंगेज शॉपर है उसको दिखा देगा, वो पेरेंट नहीं है यानी कि अनमैरिड है मिसाल के तौर पर, वो फिर भी उसको दिखा देगा क्योंकि वो इंगेज शॉपर मिल गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप अगर वो फेसबुक ऐड का कोर्स भी देख लेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखें जब मैंने इसी जगह पर पेरेंट्स वाला सेक्शन इसी में ऐड किया हुआ था तो उस वक्त हमारी ऑडियंस थी 83 मिलियन। अब हो गया 21 मिलियन, 21 मिलियन। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 गुना कम हो गया है। क्यों कम हो गया है कि अब वो दो रूल मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब उस 83 में पहले 83 मिलियन को टारगेट कर रहे थे आप, अब 21 मिलियन को आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा डिफाइन हो जाती है फर्दर। अगर आपकी ऑडियंस इस सूरत में अगर आपने ऐसा किया है तो उस सूरत में अगर आपकी ऑडियंस कम हो गई है तो आप कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 1 मिलियन से भी कम हो गया तो फिर आप टारगेट ना करें। ये हमने यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लूँ तो चांसेस है कि इसकी ऑडियंस कम हो जाएगी। ठीक है, मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। पाकिस्तान कंट्री मैंने सिलेक्ट किया और यूनाइटेड स्टेट को मैं रिमूव कर दूंगा बाद में फिर, क्योंकि अभी दो कंट्रियां अगर मैं इन दोनों को ऐसे छोड़ दूंगा तो दो कंट्रियां ऐड हो जाएंगी। तो मैं यूनाइटेड स्टेट को वापस रिमूव कर दिया। अब आप देखते हैं कि हमारी पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो कितनी है। ये देखें अब वो 2 मिलियन पे आ गई है।
ठीक है, पहले 21 मिलियन थी, अब 2 मिलियन है। तो ये यानी कि ये इतनी नैरो नहीं है, तो मैं इसको जाने दूंगा। तो आपने देखना है कि आप एंड रूल लगाना चाह रहे हैं या और रूल लगाना चाह रहे हैं। एंड लगाएंगे तो अलग अलग लगाएंगे, और लगाएंगे तो एक ही सेक्शन में डाल सकते हो आप। ठीक है, इन दो चीज़ों को आप फोकस करेंगे अपनी टारगेट ऑडियंस के अंदर। आप कौन सा एड सेट रन करना चाह रहे हो वो आपने अपनी ऑडियंस के लिहाज से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप स्क्रॉल कर लें, यहाँ पर आप ऑडियंस जो भी आपकी है ना, आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं और मैनुअली जाके सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सर्च में आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे मैनुअल के मुकाबले में। तो अब यहाँ पर नीचे आ जाएंगे प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, प्लेसमेंट में भी इसने एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट लगा दी है। अब इसका मतलब ये है कि फेसबुक के पास इख्तियार है, वो जिस जिस जगह पे चाहे दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन हमें इख्तियार चाहिए हमारे पास। तो इसको आप एडिट करें कि फेसबुक को अगर आप इख्तियार देते हैं तो ये 4 डिफरेंट लोकेशंस पर किसी भी जगह पे दिखाएगा। 4 प्लेटफॉर्म है, उसकी टोटल जो है ना 19 प्लेसमेंट्स होती हैं। ठीक है, वो 19 प्लेसमेंट पे सब पे दिखाएगा। तो ये ऑडियंस नेटवर्क को आप बंद कर दें, यानी कि फेसबुक के जो पार्टनर नेटवर्क्स हैं उन पे वो ऐड दिखाता है, तो आप उनको बंद कर दें। हमें फेसबुक के ऊपर ऐड दिखाना है। उसके बाद मैसेंजर को भी स्टार्ट में बंद कर दें सेल्स के। अगर आपका लिमिटेड बजट है तो आप मैसेंजर की तरफ भी मत जाएं। हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम को आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक को चाहे अगर आप सिर्फ सिर्फ फेसबुक को करना चाहते हो तो फिर आप इंस्टाग्राम को भी बंद कर दें। तो अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे टारगेट करना चाह रहे हो तो फिर आप फेसबुक को भी बंद कर दें, फिर वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे टारगेट करेगा। तो मैं इन दोनों को ऑन रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये हमारी प्लेसमेंट्स है। ठीक है, अब ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो प्लेसमेंट टोटल 15 प्लेसमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इन में से किसी प्लेसमेंट को आप रिमूव करना चाह रहे हो तो आप रिमूव कर दो। इनमें से एक प्लेसमेंट में आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका बजट अगर स्टार्ट में लिमिटेड है थोड़ा, तो आप ये राइट कॉलम वाले ऐड को ऑफ कर दो। ठीक है, इस एटलीस्ट इसको ऑफ कर दो। ये सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखता है, डेस्कटॉप पे भी राइट साइड पे छोटा सा ऐड दिख रहा होता है ये। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता लोगों को, तो अक्सर जो है ना हमारी टारगेट ऑडियंस के अलावा भी लोग उस पर क्लिक करके आ जाते हैं जो हमारी ऑडियंस नहीं भी होती। तो इसको एटलीस्ट बंद कर दो, तो हमारे ऐसे टोटल 14 प्लेसमेंट मेरे ख्याल से बच जाएंगे। ठीक है, अभी भी 14 प्लेसमेंट्स है हमारे पास, सैकड़ों। अब इधर में से किसी भी प्लेसमेंट को आप बंद करना चाह रहे हो तो आप अपनी मर्जी से बंद कर सकते हो। ठीक है, ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ तक इस एड सेट में अपने इतनी ही सेटिंग करनी है। बजट के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आप आ जाए। मैं अभी सिर्फ बेस्ट ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ, सारे ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर मैं सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा तो 6-7 घंटे का मेरा कोर्स बन जाएगा, जो अभी वो फ्री वाला कोर्स आपके पास पड़ा है। ठीक है, तो हम अभी बेस्ट ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं सिर्फ। तो ये पार्टनरशिप ऐड आपने बंद रखना है। इस तरह ऐड का नाम रखेंगे, ये ऐड का नाम अपनी आप क्रिएटिव पे रख सकते हो। ठीक है, अगर 3 इमेज है आपकी तो उसमें आप इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 कह रहे हैं, तो उसके लिहाज से आप यहाँ पे रख सकते हो। ऐड कॉपी आप देखोगे, ऐड कॉपी कितनी है आपकी, तो ऐड कॉपी को आप यहाँ पे डालोगे। यानी कि आप हिंट दे सकते हो, ऐड इमेज 1 प्लस ऐड कॉपी 1। तो जो आपके लिए बेस्ट है वो आप रख सकते हो। नाम रखने के बाद आपने यहाँ पे फेसबुक पेज सिलेक्ट करना है। मैं फेसबुक पेज में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फेसबुक पेज में सिलेक्ट हो गया। अब इंस्टाग्राम पहले जो होता था ना, वो ये होता था कि हमें इंस्टाग्राम भी कनेक्ट करना पड़ता था फेसबुक पेज के जरिए। अब अगर आपको इंस्टाग्राम नहीं भी है ना, तो इंस्टाग्राम पे भी ऐड दिख जाएगा और वो आपके फेसबुक पेज यूज होगा उसकी जगह पे। तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना हुआ इंस्टाग्राम पे, फिर भी हमारा ऐड शो होगा, और अगर कोई पर्सन प्रोफाइल पे क्लिक करता है वो फेसबुक के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आप उसको कनेक्ट करेंगे फिर यहाँ से। ठीक है, और अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है फेसबुक के साथ, फेसबुक पेज के साथ, तो वो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद स्क्रॉल करें आप यहाँ पे, मैं ऐड प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट ऐड का, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का, और यूज क्रिएटिव हब मॉकअप का। तो क्रिएट ऐड का मतलब ये है कि हम सारी इमेज वगैरह हम खुद इसको देंगे, न्यू ऐड बनेगा, और वो जो है ना रन होगा। उस पर कोई ओल्ड ऐड या एक्टिविटी या पोस्ट मौजूद नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने पेज के ऊपर से किसी पोस्ट को यूज करना चाह रहे हो, किसी वीडियो को यूज करना चाह रहे हो जो आप ऑलरेडी पेज पे पोस्ट कर चुके हो, तो फिर आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम अभी जो है ना इसके ऊपर फोकस करेंगे, इसके ऊपर भी नहीं करेंगे। स्टार्ट में आप क्रिएट ऐड की तरफ जाएं। ठीक है, उसके बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा मैनुअल अपलोड का और एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड का। इस ऑप्शन को हम स्टार्ट में मैं ऑफ करके आया हूँ। फेसबुक हमारी जो कंपेन लेवल था उसमें मैंने इसको ऑफ कर दिया था कि हम इस साइड पे नहीं जाएंगे अभी कैटलॉग के ऊपर। ठीक है, हम अब नया कंपेन न्यू कंपेन बुला रहे हैं न्यू स्टोर के लिए, हम मैनुअल की तरफ ही जाएंगे। उसके बाद फॉर्मेट के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे ऐड किस फॉर्मेट में दिखेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा सिलेक्ट हो गया ऑलरेडी, सिंगल इमेज या वीडियो, यानी कि हम इमेज ऐड चलाएंगे या तो, या फिर वीडियो ऐड चलाएंगे। सही है।
तो हम ना ही कैरोसेल ऐड चला रहे हैं, ना ही कलेक्शन ऐड चलाएंगे, ना ही फ्लेक्सिबल ऐड चलाएंगे। कैरोसेल और कलेक्शन के बारे में आपको फेसबुक जो हमारा फ्री वाला कोर्स है उसमें भी डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हो। फ्लेक्सिबल अभी एक नई चीज है ये, ठीक है। वो पहले डायनेमिक का ऑप्शन होता था, डायनेमिक क्रिएटिव का, डायनेमिक ऐड का। ये अब इसने फ्लेक्सिबल बना दिया, यानी कि इसमें फेसबुक के पास सारा इख्तियार है, वो खुद ही सब कुछ हैंडल करता है। तो फ्लेक्सिबल के बारे में भी, डायनामिक ऐड अगर आप वहां देखते हैं तो ये सेम चीज है ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑप्शन चेंज हो गए। तो हम सिंगल इमेज और वीडियो की तरफ जाएंगे, जो हमने पहले अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कैनवा के जरिए बताई है। तो कैनवा के जरिए आप इमेज बना सकते हो फ्री में, और कैपकट के जरिए आप वीडियो बना सकते हो। तो आपके पास या तो इमेज हो या वीडियो हो, या दोनों हो, आपकी मर्जी है, वो होनी चाहिए, फिर आप ये इस स्टेप को कर पाओगे। तो मैं सिंगल इमेज और वीडियो को सिलेक्ट रहने दूंगा, और ये मल्टी एडवर्टाइजर ऐड आपने बंद कर देना है, ठीक है। इसका कोई फायदा नहीं है खास, ठीक है, और ये ज्यादातर अक्सर नुकसानदायक साबित होता है। ये क्या करता है कि आपकी जो सिमिलर ऑडियंस है, आपकी जो समझो कंपटीटर हैं, उनके ऐड के साथ आपके ऐड को दिखाता है, और आपके ऐड के साथ उनके ऐड को दिखाता है। तो इस तरह से सिर्फ कंपटीशन क्रिएट होता है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी होती, हम मल्टी एडवर्टाइजर ऐड को ऑफ रहने देंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल करें, और अब जो है ना आपका मेन काम है क्रिएटिव को सेटअप करना। आपने इमेज और सिंगल इमेज और ऐड सेलेक्ट किया था ना, वीडियो ऐड। तो अब हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, इमेज ऐड और वीडियो ऐड का। तो आप इमेज ऐड पे क्लिक करें, मैं इमेज ऐड बना रहा हूँ फिलहाल। तो इमेज ऐड पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ चाह रहा हूँ, ठीक है, यानी कि जो इमेज मैं यूज करना चाह रहा हूँ मैं, वो इमेज यहाँ से अपनी जो लैपटॉप है या पीसी है, आप वहां से अपलोड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, काफी आसान हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करी हैं। तो हमने इसको नो कनेक्टेड पे क्लिक करना है, कैटलॉग हम नहीं बनाए रहे, ठीक है। उसके अलावा जो है हमने अपनी, वैसे तो थंबनेल डालना है, ठीक है, कि हम थंबनेल यानी कि इमेज डालनी है हमने अपनी। लेकिन यहाँ कैटलॉग ऐड ये इजाफी दे रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं बनाया कैटलॉग के अंदर, मैंने कोई कैटलॉग नहीं डाली, मैं सिंगल इमेज डाल रहा हूँ। तो अभी सिंगल इमेज, अभी हम ऐड मीडिया वाले सेक्शन में आएंगे तो हम इमेज सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारा पहला है प्राइमरी टेक्स्ट, ये हम ऑलरेडी कॉपीराइटिंग के टॉपिक में हम प्राइमरी टेक्स्ट हमारे पास होगा, वो प्राइमरी टेक्स्ट आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, जो आपने पहले लिखा हुआ होगा, हेडलाइन यहाँ पे कर देंगे और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद आ जाती है कॉल टू एक्शन। अब शॉपिंग जो हमारे ऐड होते हैं, यानी कि ई कॉमर्स के जो ऐड होते हैं, उसमें ज्यादातर जो चलता है वो चलता है शॉप नाउ या बाय नाउ का लिहाज से। तो यहाँ पे आप ये शॉप नाउ का बटन सिलेक्ट कर सकते हो। आप हर चीज को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए ए बी टेस्टिंग का हमें ऑप्शन मिलता है, कि हम बटन भी टेस्ट करते हैं कि लर्न मोर ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, ये शॉप नाउ अच्छा कर रहा है, या बाय नाउ का अच्छा कर रहा है। लेकिन जो ज्यादा टेस्टेड है वो शॉप नाउ सही से परफॉर्म कर रहा होता है ओवरऑल। आप जब आपके पास बजट हो अच्छा फ्यूचर में, तो फिर आप इन बटनों को भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल शॉप नाउ के जरिए जा सकते हो। तो मैं यहाँ पर फिलहाल, मैं यहाँ पे कोई प्राइमरी मेरे पास वो नहीं है कि मैं कॉपी करूँ। मैं यहाँ फिलहाल ये डाल देता हूँ, इन्हीं को ऐसे ही लिख देता हूँ। अगर आप एक से ज्यादा ऐड देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डायनेमिक बना सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट डाला, ऐड टेक्स्ट ऑप्शन डालोगे तो आप 5 प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हो, 5 ही हेडलाइन डाल सकते हो, 5 ही डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। लेकिन सजेस्ट मैं ये करूंगा स्टार्ट के अंदर, कि ये हम एक ऐड बना रहे हैं, ठीक है, एक ऐड सेट के अंदर एक ऐड बना रहे हैं, तो आप एक ही ऐड सेट के अंदर 3 ऐड सेट बना लें। इसके बजाय कि अब यहाँ पर तीनों इमेज डालें, आप अलग अलग ऐड बना लें, ठीक है। एक कंपेन हो जाएगी, उसके अंदर एक ऐड सेट, और उस एक ऐड सेट के अंदर 3 ऐड आपने अलग अलग बना लिए। तो ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है स्टार्ट के लिहाज से। तो नेक्स्ट की तरफ क्लिक कर दें, फिर आप ये जब प्राइमरी टेक्स्ट डाल देंगे आप, अब यहाँ पर हमारा काम आ जाएगा पेज की जरिए, यानी कि अपलोड करने का। तो अगर आपके पास इमेज पहले अपलोडेड है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमारा अकाउंट न्यू है तो हम यहाँ से सिंपली अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अपलोड पे क्लिक करके कोई इमेज अपलोड कर देता हूँ फेसबुक के ऊपर। तो मैं फिलहाल कोई भी इमेज अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। मैं एक इमेज यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो उस एक इमेज को हम यूज करेंगे, ताकि हमें बाद में नजर आ सके सब चीज़ें। ये जो क्लास है थोड़ी सी लेंथी होती हुई मालूम हो रही है, क्योंकि अभी हमारे काफ़ी अहम टॉपिक बच रहे हैं, मौजूद हैं आगे, जो हमने डालने हैं। लेकिन ये इमेज यहाँ पर नहीं आई है अभी तक। कोई भी इमेज आ जा भाई।
इमेज में मसला है या फिर नेट का कोई मसला है, लेकिन इमेज अपलोड नहीं हो रही। कोई इमेज तो आ जा। तो हमारे कुछ अहम टॉपिक अभी बच रहे हैं और टाइम हमारा काफ़ी कम है, तो थोड़ी सी लेट हो सकते हैं हम, लेकिन ये टॉपिक क्योंकि बहुत अहम है तो मैं इसमें से कुछ भी स्किप करना नहीं चाह रहा कि मैं टॉपिक क्लियर ना करूँ पूरा। तो मैंने फिलहाल ये एक रैंडम इमेज अपलोड कर लिया है। और उसके बाद अच्छा, इसका इमेज का साइज आप समझ लें। जो बेस्ट साइज है ना वो है 1080 बाई 1080। वो इंस्टाग्राम पे भी सही परफॉर्म करता है, फेसबुक के ऊपर भी सही परफॉर्म करता है, ठीक है, इमेज के लिए। और वीडियो भी आप इसी साइज के रख सकते हो, 1080 बाई 1080 की। और जो है ना अगर आप हॉरिजॉन्टल रख लें यानी कि टिकटॉक स्टाइल के रख लें तो उसका फॉर्मेट अलग होता है। वो आप जब कैनवा वगैरह पे करते हैं तो आपको खुद ही फॉर्मेट पता चल जाता है। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं इमेज डालने के बाद। अब यहाँ पर एक चीज देख लें, आप अपनी इमेज के लिहाज से देखें, कोशिश करें ओरिजिनल ही रहने दें, ठीक है। ये बात कायदा कभी कभार जो है ना ऑटो क्रॉप कर देता है ऑडियंस के लिहाज से, ठीक है, यानी कि फॉर्मेट के लिहाज से। तो हम आपने ओरिजिनल रख लें तो बेस्ट है। अगर आपको क्रॉप करके इमेज सही लग रही है, एडजस्ट करके देख लें, सही लगती है तो आप इसको भी रहने दे सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं यानी कि। तो यहाँ पे ये सिर्फ ये एडजस्टमेंट करनी है आपने, ताकि आपकी जो इमेज है वो स्पेसिफिक जो प्लेसमेंट है जहाँ पे ऐड दिखेगा हमारा, वहाँ पे आपको पूरी इमेज दिखे, वो क्रॉप ना हो रही हो, कट ना रही हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर ये ऑटो इन्हेंसमेंट के बहुत सारे ऑप्शन देता है फेसबुक हमें, कि वो खुद ही हमारी इमेज को ना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर रहा होता है। तो अलाउ इन्हेंसमेंट को भी मैं सजेस्ट करूंगा आप फिलहाल इसको बंद कर दें, इसमें आप उसको एनहेंस करने की कोशिश ना करें स्टार्ट के अंदर। आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वही हाई क्वालिटी की होनी चाहिए और वही अपलोड कर दें आप। तो ये डन पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर देखें अब यहाँ पे इन्होंने जो है ना ये बाहर भी ऑप्शन लिया। पहले ये इसी अंदाज में बाहर नजर आते थे, अब इन्होंने ऐड क्रिएटिव का अंदर सा एक अलग से सेक्शन बना के वहां डाल दिया। ये समझो एक नई अपडेट है जो चंद दिन की है, ज्यादा पुरानी नहीं हुई से। उसके अलावा अब यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है ऐड म्यूजिक का, तो ये खुद ही आपकी इमेजेस को ना वीडियो बना देगा और वीडियो के साथ जो है ना ऐड म्यूजिक कोई भी ऐड कर देगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये ऑन रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको आप ऑफ कर दोगे। तो इमेज के साथ मुझे कोई म्यूजिक वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है ये डिसेबल रहे, ये हर इमेज जो टेक्स्ट है हमारी इमेज की सेटिंग को ये ऊपर नीचे कर देगा हर पर्सन के लिहाज से, अगर हम इसको ऑन कर दें तो ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना, आपने डिसेबल रखना है, क्योंकि अगर आप ये ऑप्शन ऑन करते हो तो इसका मतलब है आप डायनेमिक ऐड चला रहे हो। तो डायनेमिक ऐड हमने नहीं चलाना, हमने अभी जो इमेज हम दे रहे हैं, जो टेक्स्ट हम दे रहे हैं, हमने उन्हीं के ऊपर फोकस रखना है। उसके बाद बिल्कुल आप स्क्रॉल करते जाएं और यहाँ पे आप अपना टारगेट यूआरएल डाल दें, आप जिस पेज के ऊपर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर जब शॉप नाउ बटन में क्लिक करेगा तो आपके पेज के ओवरऑल स्टोर का होम पेज भी हो सकता है, वो आपका प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट पेज भी हो सकता है, वो आपकी कलेक्शन पेज भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है जिस पेज को भी आप टारगेट करते हो। सही है। तो यहाँ पे ये भी प्रीव्यू सही से नहीं दिखा रहा, लोड होने में टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर इमेज आ गई, हमने यूआरएल डाल दिया फाइनल। उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपने ब्राउजर एड ऑन को फिलहाल ऑन नन ही रहने देना है, इसमें आपने कुछ भी एक्स्ट्रा अटैच नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट में आपका पिक्सल आप देख लें, आपका पिक्सल कनेक्टेड हो, सही से एक्टिव हो वो आपका। हमने क्योंकि पिक्सल कनेक्ट ही नहीं किया टॉप के ऊपर, हमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है मुझे, ठीक है। सॉरी ये इवेंट डिटेल है, पिक्सल का एरर, पिक्सल यहीं पर ही होगा आपका, ठीक है, पिक्सल यहीं पर ही होना चाहिए। ट्रैकिंग सॉरी यहाँ पे होगा शायद, वेबसाइट इवेंट्स के अंदर। तो क्योंकि हमारा पिक्सल कनेक्ट नहीं है इस वजह से वो यहाँ पे हमें इस अंदाज के ऑप्शन दिखा रहा है। आपका पिक्सल कनेक्ट होगा तो ही आप इस स्टेप पे आएंगे, नहीं होगा तो पहले आप पिक्सल को कनेक्ट करेंगे। उसकी फेसबुक ऐड के अंदर एक कोर्स जो है उसमें डिटेल वीडियो भी मौजूद है, और लास्ट जो हमारा कल का सेशन था उसके अंदर भी मैंने खुद पिक्सल कनेक्ट करना आपको दिखाया था। क्योंकि ये जो अकाउंट है ना ये एक टेस्टिंग अकाउंट है, ये एड मैनेजर, ठीक है, ये एक टेस्टिंग एड मैनेजर। मैं ओरिजिनल एड मैनेजर को यहाँ पे लाइव नहीं दिखा सकता था, क्योंकि लाइव में आईडी वगैरह सारी सामने होती है, तो हमें अपने बिजनेस मैनेजर की आईडी और एड मैनेजर की आईडी को सेव रखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये टेस्टिंग एड अकाउंट दिखा रहा हूँ। जो ओरिजिनल एड अकाउंट है जिससे मैं रन करूंगा वो डिफरेंट है। तो मैं कंपेन रन भी करूंगा जो कल सोमवार से वो लाइव आएगी, और हम सैटरडे को यानी कि जो नेक्स्ट वीक की हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम उस कंपेन के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, और उसकी जो की मैट्रिक्स हैं हम उसको मैं आपको समझाऊंगा कि वो की मैट्रिक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है और आप लोग उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हो। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा वो। तो यहाँ तक मेरी सारी कंपेन कंप्लीट हो जाएगी इस स्टेप तक। उसके बाद सिंपली मैंने बस पब्लिश करना है और मेरी कंपेन
जो है ना रिव्यू में जाएगी पहले, उसके बाद लाइव आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा ओवरऑल कंपेन सेटअप का प्रोसेस। इसमें जो ऑप्शन थे, जो बेस्ट ऑप्शन थे, वो मैंने आपको बताएं। और ज़्यादा डिटेल ऑप्शन आप उस कोर्स के जरिए देख लें, उनमें आपको मालूमात मिलेगी हर ऑप्शन की। फिर सिलेक्ट आपने अपने लिहाज से करना है, या इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें जो मैंने अभी आपको करके दिखाए। ठीक है, तो अब जो है ना हम अपनी एड स्ट्रेटजीज की तरफ मैं जाऊंगा, लेकिन ये है कि मैं चंद मिनट चैट्स देख लेता हूँ कि चैट में भी काफ़ी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। तो मैं चैट्स को एक नज़र देख के फिर हम अपनी एड स्ट्रेटजीज की तरफ जाएंगे। तो एक स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सवाल है। प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास हो गई है। हम अभी फिर 5वें वीक में, प्रोडक्ट हंटिंग की हमारे पहले वीक के अंदर ही क्लास हो गई थी। ठीक है, पहले वीक के अंदर, हमारा ये 5वां वीक चल रहा है। लेकिन डिस्प्ले यूआरएल आपको जो नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, वो सिर्फ डिस्प्ले होगा। ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये आप देखें कि इसके ऊपर ये यूआरएल शो हो रहा है, विज की डॉट स्टोर। ये है डिस्प्ले यूआरएल। अगर आप चाहते हैं कोई और यूआरएल शो हो या थोड़ा सा डिफरेंट यूआरएल शो हो, तो फिर आप डिस्प्ले यूआरएल के अंदर वो चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना आपको जो स्टार्टिंग का जो डोमेन होगा वही आपका डिस्प्ले यूआरएल बन जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी अहम चीज़ नहीं है, ये तो ऐसे ही बन जाता है। डिस्प्ले लिंक, आप भी डिस्प्ले लिंक का ही पूछ रहे हो, दो बंदे ने डिस्प्ले लिंक का ही पूछा था। चलो ठीक है, तो ये सवाल आप ध्यान में रख लें। डिस्प्ले लिंक इतना अहम नहीं है, इसको खाली छोड़ दें। वो आपकी वेबसाइट यूआरएल अहम है, वो खाली नहीं छोड़ना आपने। देखिए, यहाँ तक कंपेन हमारी मुकम्मल तैयार हो जाएगी। अब जो अहम चीज़ है वो है हमारी स्ट्रेटजीज। किन स्ट्रेटजीज की बुनियाद पे हम कंपेन बनाएंगे, किन स्ट्रेटजीज की बुनियाद पे हम एड सेट बनाएंगे, कितने एड सेट होंगे, ये चीज़ें अब हम डिस्कस करने लगे हैं। मैंने स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेटिंग अभी बताई है आपको। ठीक है, दो ऑप्शन बताए मैंने स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर, कि आप रूल डिस्कस कर सकते हो। मैं टारगेट, आपने जो है ना टारगेटिंग सेलेक्ट करनी है एड सेट लेवल के अंदर। तो एड सेट लेवल में मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ आएंगे। तो ये चीज़ देख लें हम। यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट कर रहे हो ना, मिसाल के तौर पर मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए, ये स्पेसिफिक ऑडियंस ही है हमारी। ठीक है, कि सिर्फ पेरेंट्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ओ ब्रॉड टारगेटिंग है, फिर भी ब्रॉड टारगेटिंग, लेकिन फिर सिर्फ है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को। डेमोग्राफिक के भी आप पे इंटरेस्ट नहीं है, ये डेमोग्राफिक है। एग्जैक्ट जिसको फेसबुक को पता है कि ये शादीशुदा है, उनके पेरेंट्स हैं ये, और इनके बच्चे हैं जिस उम्र के भी, उनको वो टारगेट करेगा सिर्फ। मैंने और स्पेसिफिक करने के लिए ये ऐड का रूल लगा दिया था, और इसके अंदर मैंने इंगेज शॉपर डाल दिया था, ये और ज्यादा स्पेसिफिक है। आप सिर्फ स्पेसिफिक की पूछ रही है, मैंने और ज्यादा स्पेसिफिक करते हुए ये इंगेज शॉपर के बिहेवियर डाला था। ठीक है, अब पेरेंट्स को भी दिखेगा और इंगेज शॉपर को भी दिखेगा। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ऑडियंस है। पाकिस्तान के अंदर आपको सिर्फ ये 2 मिलियन ऑडियंस मिल रही है, जो कि आइडियल ऑडियंस है। आप इससे ऊपर हो जाए ऑडियंस सही है, लेकिन 1-2 मिलियन से कम ऑडियंस ना हो। पहले कभी हम 500 के ऑडियंस सजेस्ट करते थे कि 5 लाख ऑडियंस एक आइडियल है, लेकिन अब 2 मिलियन ऑडियंस को हम सजेस्ट करते हैं कि 2 मिलियन ऑडियंस एक आइडियल ऑडियंस है। ठीक है, तो ये कंपेन का हमारा सेटअप हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने जो है ना एड स्ट्रेटजीज की तरफ। फिर बाद में हम क्वेश्चन आंसर को भी एंड में ले लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ना हम अपनी एड स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो एड स्ट्रेटजीज हमारी क्या हैं? और एड स्ट्रेटजीज ये समझ लें कि ये एक ऐसा लह या अमल है जो आप बनाते हो स्टार्ट के अंदर, कि आप अपना बजट कैसे स्पेंड करोगे, कहाँ कहाँ स्पेंड करोगे। ठीक है, बजट के ऊपर भी हम बात करेंगे, स्ट्रेटजीज के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले 3 मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजीज हैं जो मुख्तलिफ लोग टारगेट करते हैं। अच्छा, सिर्फ 1 मिनट रुक जाएं, क्या अजान शुरू हो गई है, तो मैं 1 मिनट के लिए खामोश हो जाता हूँ। आप ये स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, स्ट्रेटजीज काफ़ी काम की हैं।
अच्छा, तो स्ट्रेटजीज के अंदर ये मैंने टेस्टिंग स्ट्रेटजीज है हमारी स्टार्ट की बिल पहले हफ्ते की, समझ लो ज्यादा से ज्यादा। तो तीन मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी है। पहली स्ट्रेटजी है कि आपका जो बजट है, एड का बजट है या कंपेन का जो बजट है, वो आपका 3 गुना होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट प्राइस के। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जितनी भी है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें आप। ठीक है, जो आपका बजट आएगा उस उस बजट को आपने रखना है। मैं आगे चला गया था। तो ये जो आपको बजट आएगा, 3 से, मिसाल के तौर पर 1600 अगर प्राइस है, तो उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। मिसाल के तौर पर 4800 हो गई, तो 4800 आपका बजट होना चाहिए पर डे का। ठीक है, पर डे का बजट हो तो आपने कम से कम 3 दिन और उससे ज़्यादा आप रन कर सकते हो अपने बजट के लिहाज से। 3 दिन अगर आप रन करते हो तो उसमें आपको काफ़ी हद तक रिजल्ट मिल जाते हैं और आप फैसला कर सकते हो कि नेक्स्ट क्या करना है आपने। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी है कि आपके बज प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है उससे 3 गुना प्राइस रख के उसको जो है ना अगले 3 दिन मिनिमम और मैक्सिमम आप जितना चाहे कर लें। ठीक है, 7 दिन की तरफ भी जा सकते हैं, 3 दिन 7 दिन कर लें या उससे ज़्यादा जितना आपका बजट है आप कर सकते हो। मिनिमम 3 दिन रख लें आप इस स्ट्रेटजी के अंदर। दूसरी स्ट्रेटजी है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है उतना ही आप प्रोडक्ट का बजट रख लो। ठीक है, 1600 प्राइस थी, 1600 ही बजट रख लिया और उसको 7 दिन कम से कम 7 दिन रन करो, वरना उससे ज़्यादा भी रन कर सकते हो। ठीक है, ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है। तो प्रोडक्ट के जो प्राइस है, 1600 प्राइस है, तो आप उसको अगर उसी बजट पे रखना चाह रहे हो तो 1600 आप पर डे बजट होगा आपका पूरी कंपेन का। ठीक है, उसको फिर आप डिवाइड कर सकते हो एड सेट के अंदर। तो प्रोडक्ट के प्राइस को पर डे का बजट होगा आपको 1600, फिर 7 दिन तक आप रन करोगे। ये दूसरी स्ट्रेटजी है, ये मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी जो वर्ल्ड वाइड चलती है। मुख्तलिफ जो एडवर्टाइजर है, एक्सपर्ट एडवर्टाइजर हैं, वो यूज करते हैं। ठीक है, और ये कामयाब स्ट्रेटजीज में से है। उसके बाद तीसरी स्ट्रेटजी है $100 पर डे की। ठीक है, पर डे से मुराद ये है कि आपका एक ही दिन में आप $100 स्पेंड करें, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। फिर उसमें आप 3 दिन 7 दिन नहीं जाएंगे, एक दिन में स्पेंड करेंगे उस और से बंद कर देंगे आप कंपेन को। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो कंपेन है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। प्रॉफिटेबल है तो सही है, नहीं है तो उसकी गलतियों को ढूंढेंगे और सही करेंगे। ठीक है, ये तीन मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजीज है जो यूज होती हैं। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने अभी बताया आपको कि 1650 अभी जो मेरा प्रोडक्ट है ना उसका बजट वो प्राइस है 1650 रुपये। तो इसका मतलब है 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 4,950 रुपये बन जाएंगे, यानी कि 5,000 तकरीबन बन जाएंगे। तो मैं पर डे स्पेंड करूंगा 5,000 कम से कम 3 दिन, और उससे ज़्यादा जितना मैं कर सकता हूँ अपनी बजट, अपनी जेब के लिहाज से। ठीक है, जो आपका बजट है, जो आपकी जेब में पैसे हैं उसके लिहाज से। लाखों रुपए आप लाखों की तरफ जाएं लेकिन कम से कम 3 दिन स्पेंड करें। ठीक है, और रिकमेंड मैं ये करूंगा 3 दिन स्पेंड करके आप रुकें, डाटा को एनालाइज करें, जो हम अपने नेक्स्ट वीक में सीखेंगे एनालाइज करना। तो इस तरह से मेरे तकरीबन 3 दिन के अंदर 14,000 या 15,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। ये एक पहली स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी हमारी थी प्रोडक्ट प्राइस 1650 रुपये, उसको 7 दिन रन करूंगा। ठीक है, एक हफ्ते के लिए मैं उसको ऐसे छोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं छेड़ूंगा, कोई चीज़ नहीं छेड़ूंगा, जाने दूंगा कंपेन को। तो मेरे पास दूसरा पता चल जाएगा तकरीबन 11-12, 11,500 में, 11,500 में, सॉरी, 7 दिन के अंदर मेरी टेस्टिंग हो जाएगी इस स्ट्रेटजी के लिहाज से। ठीक है, अच्छा, आप इसको डॉलर में आप खुद चेंज कर सकते हो। अगर आप यूएस यूके या दुबई कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट की जो प्राइस है आप उस करेंसी के लिहाज से रखोगे। ठीक है, तो ये सारा जो रूल है, जो स्ट्रेटजी है बजट की, वो आप अपनी टेस्टिंग के लिहाज से रखोगे। उसके बाद जो $100 है वो तो $100 ही है, उसमें आप प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करते आप। बजट $100 के बजट के ऊपर डिपेंड करते हो। इसके अलावा स्ट्रेटजी बढ़ती जाती हैं जितना ज़्यादा बजट हो। ठीक है, आप, ये है मोस्ट कॉमन। ठीक है, मोस्ट कॉमन, मोस्ट जो है ना यूज वाली, और जो है ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज मानी जाती हैं और पाए रिजल्ट मिलते हैं मुख्तलिफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको अक्सर लोग नहीं बताएंगे। हो सकता है इस तरह की स्ट्रेटजीज आपको और भी मिल जाए नेट पे और लोगों को भी बता दें आपको, लेकिन एक चीज़ है जो वो नहीं बता रहे होंगे। पहली चीज़ कि जो न्यू पर्सन होता है ना वो पहला, यानी कि आपका नया अकाउंट है। ठीक है, नया नया अकाउंट आपने बनाया, ऐड अकाउंट। ठीक है, तो आप 5,000 पर डे खर्च ही नहीं कर सकते। फेसबुक आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप एक ही दिन में 5,000 खर्च करो। ठीक है, उसने लिमिट रखी होगी आपकी। मैं आपको दिखाता हूँ लिमिट जो है ना, वो मिसाल अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट है तो वो $1,000 है। ठीक है, $1,000 सॉरी, एक दिन के अंदर आप खर्च कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा।
1,000 से ज़्यादा खर्च करने नहीं देगा आपको फेसबुक। आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी डेली लिमिट को बढ़ाएगा। तो एक नया पर्सन जिसका नया अकाउंट है वो इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सही है। उसके लिए इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह उसके लिए ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना भी मुश्किल हो जाएगा कि 1650 बजट वो खर्चे नहीं कर सकता डेली का, 1000 तो उसकी लिमिट है मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है। तो इसी तरह $100 वो तो 30,000 रुपये तकरीबन बन रहा होता है। तो ये ऑलमोस्ट ये सारी स्ट्रेटजी अगर आपका एड अकाउंट न्यू है आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर उस सूरत में आप क्या करोगे? उस सूरत में आपके पास क्या ऑप्शन है? तो ये सारी स्ट्रेटजीज जबरदस्त हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, हर एक का जूता दूसरे बंदे को फिट नहीं होता। हर किसी का जो पाँव का साइज होता है वो डिफरेंट होता है। ये स्ट्रेटजीज 100% वर्किंग हैं, लेकिन आपके लिए ये सही है या नहीं है ये आप ही डिसाइड कर सकते हो आपकी सिचुएशन के लिहाज से। तो मैं सजेशन क्या दूंगा, अक्सर लोग मुझे स्टार्ट से पूछते आ रहे हैं बजट कितना चाहिए, बजट कितना चाहिए। यही वजह है कि मैं बजट नहीं बताता ज़्यादातर खुल के बजट। एक रैंडम बता देता हूँ, खुल के बजट नहीं बताता उनको एग्जैक्ट बजट। उसकी वजह ये होती है, एक ये स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं, अगर आपके पास लिमिटेशन नहीं है आप इन स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करो। लिमिटेशन है तो फिर उस सूरत में आपने क्या करना है? ठीक है, मेरी सजेशन क्या है और मेरी एक जो मैं मानता हूँ स्ट्रैटेजी एक नए पर्सन के लिए जो ऑलमोस्ट हर पर्सन अप्लाई कर सकता है, बेशक उसका नया अकाउंट है, बेशक वो इस स्ट्रैटेजी को चला सकता है। वो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी है। आपने उस वक्त तक पैसे खर्च करने हैं कंपेन के ऊपर जब तक एटलीस्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर 300 से 500 ट्रैफिक ना हो। ठीक है, यानी कि 7 दिन में हो बेशक, एक महीने में हो बेशक, लेकिन जब आपके स्टोर के ऊपर ओवरऑल ट्रैफिक फेसबुक के कंपेन के जरिए जो आ रही है वो 300 से 500 हो जाए, तो समझ लो कि आप टेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। उस डाटा को आप यूज कर सकते हो आगे ज्यादा सेल लेने के लिए, ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगी ये स्ट्रेटजी, मैं जरा आसान अल्फाज में समझाता हूँ। इसमें आपको बजट कितना लग सकता है, मिसाल के तौर पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कितना बजट लगेगा? ये आप स्टार्ट में अंदाजा लगा सकते हो। एक्चुअल आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन स्टार्ट में आप अंदाजा लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? ये है CPL यानी कि कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू। ठीक है, एल से मुराद लैंडिंग पेज व्यू लिखा हुआ है मैंने। एक होता है क्लिक, कि फेसबुक पे क्लिक तो कर दिया लेकिन मोस्टली लोग आपके लैंडिंग पेज पे जाते नहीं है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है थोड़ी, तो वो क्या करेगा, 70%, 50%, 70% रिटर्न हो जाएंगे वेबसाइट को विजिट करे बगैर ही। ठीक है, तो कॉस्ट पर क्लिक हमारा कम होता है, लैंडिंग पेज व्यूज हमारा अक्सर ज्यादा होता है। तो आपने जब कंपेन स्टार्ट करेंगे ना आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपकी लैंडिंग पेज व्यू कितना है। ठीक है, तो लैंडिंग पेज व्यू की जो मैट्रिक्स वगैरह हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब वो लैंडिंग पेज व्यू मिसाल के तौर पर आपका है 10 रुपये, पाकिस्तानी टारगेट ऑडियंस के लिए ऐसा भी बता रहा हूँ फिलहाल। तो इसका मतलब ये है कि आपको कम अज कम 300 अगर बंदे चाहिए या 500 बंदे चाहिए तो आपको 3,000 से 5,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ये मैं बहुत कम रुपए लगाए हुए हैं, ये इससे काफी ज्यादा हो सकता है, आपको 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये भी हो सकता है लैंडिंग पेज व्यू। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर मुझे 300 से 500 ट्रैफिक चाहिए तो मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मेरा बजट कितना होना चाहिए मार्केटिंग का। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इंटरनेशनल टारगेट कर रहे हैं, US UK कोई भी कंट्री, तो उसमें आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपको $1 में या $2 में, या ये चेंज होगा हर पर्सन के लिए। ठीक है, हर इंडस्ट्री के लिए, हर स्टोर के लिए, निश के लिए चेंज होगा CPL। तो आपको आपका CPL पता चल जाएगा आपके एड अकाउंट में जैसे ही आप रन करोगे। ठीक है, पहले दिन कंपेन चल रही है आपको पता चल जाएगा CPC कितना है आपका, CPL कितना है आपका। तो मिसाल के तौर पर अगर $2 CPL है तो इसका मतलब है आपको $600 से $1,000 तक खर्च करना पड़ सकता है मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, ये डिपेंड करेगा टोटली आपके स्टोर के ऊपर, आपके ऊपर। अगर आपका मार्केटिंग जबरदस्त है, क्रिएटिव जबरदस्त है, आपकी आपकी कॉपी राइटिंग जबरदस्त है, अच्छी है आपकी, तो ये प्राइस सारी वो कम हो सकती हैं। अगर खराब है तो ये प्राइस ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अब ये 300 से 500 ट्रैफिक की वजह क्या है, ये वैसे तो ज़्यादा डिटेल में आपको नेक्स्ट वीक पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं हल्की से बता देता हूँ कि जब तक आपके पास 300 से 400 500 ट्रैफिक ही नहीं है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपकी कन्वर्जन रेट कितना है। ठीक है, कि 100 लोगों में से कितने लोग आपको ऑर्डर कर रहे हैं। इसके अंदर ये जो ट्रैफिक है इससे मुराद ये नहीं है कि आपको सेल नहीं आएगी। ठीक है, आपने कंपेन जो है वो सेल्स कंपेन ही चलानी है, ट्रैफिक कंपेन नहीं चलानी कभी भी। सेल्स कंपेन ही चला रही है, सेल्स में आपने देखना है कि कितनी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ गई है।
तो फिर आपको इस दौरान आपको सेल भी आ सकती है और आनी चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है। तो उस सेल को आपने देखना है कि वो कितने परसेंट कन्वर्जन है। जब ये डाटा आपके पास होगा ना, फिर आप देख सकते हो कि आप प्रॉफिटेबल ऐड चलाया आपने या फिर नॉन प्रॉफिटेबल है, ठीक है, नुकसान हुआ है आपको या फायदा हुआ है। ठीक है। तो ये बजट टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और इस स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हो। अब आपको पता चल जाएगा इस स्ट्रेटजी के लिहाज से कि मुझे मिसाल के तौर पर 3,000 से 5,000 या 10,000 या जितने भी है वो खर्च करने पड़ सकते हैं। तो आप उस बजट को आप रख सकते हो अपने लिहाज से। ठीक है। अब उस सॉरी तो उस बजट को अब आपने फिक्स नहीं करना कि आप आपकी जो प्रोडक्ट प्राइस है उससे 3 गुना प्रोडक्ट पर डे होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए। आप ये देखेंगे कि आपकी जो टारगेट कंट्री है उसमें मुझे 300 से 500 ट्रैफिक लेने के लिए कितना बजट खर्च करना पड़ेगा। 300 से 500 ट्रैफिक लेने के लिए कितना बजट मुझे खर्च करना पड़ेगा। तो जितना बजट आपको खर्च करने की जरूरत है उसको आप जो है ना डिवाइड कर लें। आहिस्ता आहिस्ता कर लें, बेशक 7 दिन में करें, 3 दिन में करें, 7 दिन में करें, 14 दिन में करें, 1 महीने में करें, आपके ऊपर है। ठीक है। ये क्विक रिच स्कीम जैसी चीज नहीं है, ई कॉमर्स क्विक रिच स्कीम नहीं होती। ये डाटा की बुनियाद पे फैसले होते हैं, और फिर आपका जो स्टोर है वो या तो ग्रो कर जाता है या डाउन डाउन हो जाता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को ख्याल रखना। अगर आपकी लिमिटेशन नहीं है तो आप इन 3 स्ट्रेटजीज में से भी किसी स्ट्रेटजी की तरफ जा सकते हो शुरू के अंदर। अगर आपकी लिमिटेशन है तो आप इस लिहाज से भी जा सकते हो। आप इस लिहाज से भी अगर जाते हो तो भी आप, इससे पहले कि आप ये कहें कि प्रोडक्ट विनिंग नहीं था या स्टोर आपका सही नहीं था या मार्केटिंग कैंपेन आपकी सही नहीं थी, ये कहने से पहले आपके पास कम से कम इतनी ट्रैफिक होनी चाहिए, यानी कि 300 से 500 ट्रैफिक तो हो, उसकी बुनियाद पे आप बात करेंगे। ठीक है। मेरे पास सैकड़ों स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं और क्लाइंट्स आते हैं, वो क्या, उनकी गलती क्या हो रही होती है, वो यही सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि उन्होंने मिसाल के तौर पर $10 $20 खर्च करे, उनको ट्रैफिक $50 भी खर्च कर दिया किसी ने मिसाल है, तो उनको ट्रैफिक अभी आई ही नहीं है, 40-50 ट्रैफिक आई है मिसाल है। 40-50 ट्रैफिक में आप कैसे अंदाजा लगा रहे हैं कि आपकी जो है ना स्टोर खराब है या आपका प्रोडक्ट खराब है या आपकी मार्केटिंग खराब है। ठीक है। तो ट्रैफिक ही नहीं होती जिस पे बुनियाद पे फैसला किया जा सके। इसमें बस आप समझो, जिगर चाहिए आपको, रिस्क, कि आपने जो बजट रखा है उस बजट को आप पूरा खर्च कर सके फैसला करने से पहले या गिव अप करने से पहले। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको कर देता हूँ कि मेरा ये बजट जो है ना, 10 रुपए की लैंडिंग पेज व्यू नहीं आ रहा, मुझे 20 रुपए का लैंडिंग पेज व्यू आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ 6,000 से मुझे जो है ना 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे ऐड के ऊपर। लेकिन आप इस चीज को समझे ना, ये हम तीसरे वीक में बड़े डिटेल में एनालाइज करेंगे डाटा को। लेकिन अगर मेरी 300 ट्रैफिक आती है, 300 से 500 ट्रैफिक आती है इस 10,000 रुपये के अंदर, 500 ट्रैफिक आ जाती है, एक बात है। तो अब आप देखें कि मेरा अगर कन्वर्जन रेट होता है 500 में एक, तो इसका मतलब मेरे सिर्फ 5 सेल आएंगी। ठीक है। 5 सेल आएंगी, मेरा प्रोडक्ट है 1,600 रुपये का, 1650 को। तो 5 सेल का मतलब है कि वो 6-7 हज़ार रुपये बन जाएंगे, यानी कि 10,000 मैंने खर्च किए, 6-7 हज़ार रुपये, यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं प्रॉफिटेबल नहीं होगा मेरा बिजनेस वो। लेकिन अगर कन्वर्जन रेट मेरा ज्यादा हुआ, यानी कि आपका स्कोर अच्छा है, 1% के बजाय मेरा 3% कन्वर्जन हुआ, तो मतलब ये है कि मुझे 5 सेल के बजाय 15 सेल आ सकती है। तो आप 1650 को 15 से जरब दे दें, आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ 10,000 के बजट से मैं कितना ज्यादा अर्न कर सकता हूँ। पर डिपेंड करेगा कि आपकी ये सब चीजें कितनी अच्छी हैं। ठीक है। और ये सब पता चलता है खर्च करने पर, जब आपके पास डाटा होगा फिर आपको अपनी गलतियां नजर आएंगी कि ये आपकी गलती थी। ठीक है। कन्वर्जन रेट अगर खराब है तो आपका मतलब ये है कि आप स्टोर के ऊपर काम करेंगे, उसकी कन्वर्जन रेट को बेहतर बनाएंगे, फिर वही सेम बजट आपका उस कन्वर्जन रेट अगर आपका इंक्रीज हो गया 1% से 3%, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेल है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। सेम बजट होगा, सेल 3 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये सब चीजें आप नेक्स्ट वीक में हम एनालाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आएंगी।